नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं उषा प्रेमवदा द्वारा रचित उपन्यास अल्पविराम का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। मैं जागी तो पलंग पर अकेली थी। मैंने अपने अस्त व्यस्त कपड़े बटोरे। गीली दाग धब्बों से भरी हुई गुंजली मुंजली गठरी बन गई साड़ी, कमर तक उठा हुआ पेटीकोट, चोरी छिपे ब्लाउज का जिपर बंद किया। प्रवाल शिष्टता बस मेरी ओर पीठ किए जग से ढालकर पानी पीने लगे थे। मैंने पल्ला कंधे पर डाला और दरवाजा खोल। आगे गुसल खाना था। मैं खड़ी देखती रह गई। बैठने के कमरे से आकार में 1.5 गुना संगमरमर और ग्रेनाइट, बीचों बीच स्थापित बड़ा सा शेर के पंजों जैसे पैरों वाला बाथटब, जिसमें 3-4 लोग बैठकर नहा सकें। दाईं ओर पूरी दीवार पर ऊपर रोशनदान नुमा लंबी खिड़की थी, जिससे अब बाहर गिरती निरंतर बर्फ दिखाई दे रही थी। इसी से सूर्योदय और चंद्रोदय भी दिखता होगा। टब में बैठकर स्नान करते हुए और अपनी प्रतिछवि भी, क्योंकि पूरी दीवार पर खिड़की के नीचे संगमरमर मंडित दर्पण था जो अब धुंधला हो चला था। दूसरी ओर एक सिंक था, हाथ धोने के लिए, शायद बाद में लगाया हुआ। उसके ऊपर छोटा सा शीशा टंगा था जो एक तरफ से टूट गया था। मैं फुहार के नीचे खड़ी हो गई। यह होटल जैसा सावर तो नहीं था, पर पानी गर्म था। गर्म पानी मेरे अंगों को सहला रहा था। पानी बंद करके मैंने इधर उधर देखा, कोई तौलिया नहीं था। तभी दरवाजे पे हल्की सी थपकी पड़ी। संधि में से एक हाथ अंदर आया जिसमें तौलिया थी। तौलिया साफ थी, सफ़ेद, पर इस घर की हर वस्तु की तरह फटेहार, पुरानी, इतनी पुरानी कि उसके कहीं कहीं रोए उधड़ गए थे और वह तौलिए की जगह अंगोछा लग रही थी। मुझे अंदाज नहीं लगा कि मैंने अंदर गुसल खाने में कितना समय लगा दिया। जब नहा धोकर बाल और चेहरा संवार कर बाहर आई तो देखा मेज और कुर्सियां दीवार के सहारे सरका दी गई हैं और फर्श पर भारतीय छापे की वही जयपुरी सूती चादर बिछी हुई है जिसे ओढ़कर मैं सोई थी। उस पर प्रवाल सो गए थे। ऊपर की शायद ही उन्हें ऐसे सोने की आदत रही होगी। मैं कुछ देर अचंभव में खड़ी रही कि क्या करूं। मैं पलंग पर लेटूं और प्रवाल फर्श पर, अच्छा नहीं लगेगा। फिर क्या अपने आप जाकर उनके पास चादर पर लेट जाऊं? न जाने क्यों इस विचार से लाज सी हुई। अजीब सी बात है। मैं सोच उठी, अभी कुछ देर पहले हम कितने निकट एकाकार थे और अब उन्होंने एकाएक आंखें खोल दी। नीचे लेटने की तो आदत नहीं होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जाकर चादर पर बैठ गई, फिर धीरे से लेटी, थोड़ी दूर हटकर। उन्होंने देखा, मुस्कुरा दिए, फिर पूछा, कुछ खाएंगी? कॉफी पियेंगी? नहीं, आप ले। अभी सुबह होने में देर है, सड़कें साफ होने में समय लगेगा। मैं कुछ देर लेटी रही, असमंजस में। फिर शरीर की घुटन झेलना दुश्वार लगने लगा तो जहां बैठी थी वहीं लुढ़क गई, प्रवाल के न निकट न दूर। मुझे बार बार नींद की झपकी सी आ जाती थी। शरीर में थकान है, अनवरत बहते आंसुओं की, मन में घुटकर दफन हुई वेदना की, एक बहुत गहरे स्तर पर सतत क्रंदन की। जब भी आंखें खोलती हूँ तो पाती हूँ प्रवाल कुर्सी पर बैठे हैं, या उनका गाल मेरे गाल पर टिका हुआ है, या वो फर्श पर जयपुरी छापे की चादर पर लेटे हैं, सिर्फ जींस पहने हुए, आंखें मुदी हुई, जैसे सोच में डूबे हों। हल्दीपुरी बहुत विलक्षण व्यक्ति थे, बहुत उदार, बहुत करुणामय। उन्होंने कहा। मैं उन्हें देख रही हूँ, कुछ कहती नहीं, पर वो मेरे पति थे, मुझे प्राणों से भी प्रिय। उन्होंने मेरा खोया हुआ जीवन, मेरा खोया हुआ आत्म परिचय मुझे लौटा दिया। अगर वो मेरा पता न लगाते तो मैं आजीवन भटकता रहता, खोजता रहता कि मेरा यथार्थ क्या है। मुझे तो अथीना ने बताया था कि मैं अवैधानिक रूप से इस देश में घुस आया था। उसने मुझसे विवाह करके मुझे पहचान दी थी, पर वह सब झूठ था, उसका स्वार्थ था। मेरी पहचान तो मुझे अब मिली है। मैं बिल्कुल कानूनी ढंग से इस देश में आया था। वो चुप हो गए, पर मैं अथॉरिटी के पास जाने में, पूछताछ करने में डरता था कि कहीं निष्कासित ना कर दिया जाऊं। रिबेका ने मुझे वेलियम की 10 गोलियां दी थीं, रात को भी ली थी, सुबह भी, इसलिए तंद्रा सी छाई हुई है। मैंने कहा, कॉफी पियेंगी? नहीं नहीं, मैंने कहा। भूख नहीं लगी? नहीं। कमरे में बिजली के बल्ब का प्रकाश था। बत्ती बुझा दूं? उन्होंने पूछा। बुझा दीजिए, मैंने कहा। जब बर्फ गिरती है तो चारों तरफ एक हल्का सफेद उजियारा सा छाया रहता है। दरवाजे के ऊपर के कांच से वही उदास फीका सा उजाला अंदर आ रहा था। मेरा हाथ अचानक प्रवाल के सीने से छू गया। मैंने अनुभव की कि उनके घने बालों वाली छाती और लोहे की कठोर घुंडियों जैसे हो आए उनके कुछ अंग। मेरा हाथ उनके वक्ष पर टिका रहा, उनकी सांसों का उतार चढ़ाव महसूस करता हुआ। फिर उन्होंने बहुत हल्के से, जैसे अभी भी असमंजस में हो, मुझे अपनी ओर खींच लिया।
ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। आवाज़ जैसे उनके गले में फंसी थी। मैं मूर्ख था, अनजान था। तुमने भी तो मुझे प्रोत्साहित नहीं किया। मामियों ने बहुत डरा दिया था। फिर मुझे उस अंधेरे में छोटी सी हंसी आ गई। क्या करती? कहती कि जी मुझसे जोर जबरदस्ती कीजिए। वो मुझे प्यार करने लगे। मैं एक बार फिर उनके शरीर को महसूस करने लगी, और यह मेरा शरीर जैसे मेरे बस के बाहर, जिसे सतत अपनी ही लय में झूमने लगा। उसके साथ साथ हृदय था जो एक बार फिर पूरी गहराई, पूरे वेग से एक शिशु की कामना कर रहा था। इस क्षण में प्रवाल एक व्यक्ति थे जिनसे 10 वर्ष पहले मेरा विवाह हुआ था। किसी स्तर पर मैं उसे जुड़ी हुई थी। शायद बोस्टन में मिलने पर मेरे अंदर आकर्षण का बीज पड़ा था। वो मैंने नकार दिया था, पर पति ने उसे पहचान लिया और मौके बे मौके मुझे खिजाते रहते थे। पर प्रवाल को इस सब का क्या पता था। वो अपनी यात्रा पर थे और मुझे दोबारा पाकर शायद उस कहानी का सूत्र फिर जोड़ रहे थे जो अनजाने में सालों पहले टूट गया था। क्या कहा था उन्होंने उस अंतिम रात्रि? हम दोनों एक दूसरे को जान ले, पहचान ले, तब हमारे बीच संबंध स्थापित हो। केवल एक रस्म अदायगी नहीं, और वह 3 साल की अवधि 10 साल में बदल गई। हम अलग अलग राहों पर चल दिए, पर आज इस रात इस समय मुझे प्रवाल से एक शिशु चाहिए। मैं इसे बेझिझक स्वीकार कर रही हूँ और इस प्रसंग में पूरी पूरी भागीदारी कर रही हूँ। शायद उन्हें पता नहीं कि मेरे मन में क्या चल रहा है। इस क्षण में प्रवाल मुझे शिशु दे चुके हैं। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? शायद, मैंने कहा। एक खटोला खरीदना पड़ेगा। चेहरा न दिखने पर भी मैं समझ गई कि वो मुस्कुरा पड़े, और यह भी कि चास नदी के तट पर कागज बटोरते हुए उनकी दृष्टि अनायास कुछ पंक्तियों पर पड़ गई होगी। जरूरी नहीं। मेरी आवाज़ मंद थी। वह तो तुम्हें सोचना भी मत कि सब पीछे छोड़कर तुम एक बार फिर चली जाओगी। इस बार नहीं जाने दूंगा। साथ चलूंगा या यहीं रख लूंगा। अत्याचारी, मैंने कहा। हमेशा का, प्रवाल बोले। और फिर तुम्हारी मम्मी दोबारा ब्याह कराए बिना तो मानेंगी नहीं। वह धीरे धीरे हंसने लगे। बात में सच्चाई थी। मम्मी तो हमेशा से ही श्योर थी, बस आपको ही संदेह था। और तुम्हें क्या मालूम, डावाडोल थी। सोचकर अच्छा भी लगता था और डर भी। और अब मैं चुप हूँ, सोच रही हूँ कि मानव हृदय चाहे 4 कोष्ठक हों, पर यह भावनात्मक हृदय है। उसमें न जाने कितनी परतें हैं, अलग अलग नहीं, एक में गुथी हुई, शरीर की त्वचा की तरह, जो अलग नहीं की जा सकती। इस भावात्मक हृदय में कई हृदय हैं, कोई सीमाएं नहीं होती। जैसे अनंत महासागर की लहरें अलग अलग नहीं गिनी जा सकती। हर लहर दूसरी लहर से संवेद हो जाती है। उसी तरह से प्यार के रिश्ते भी एक से दूसरे में समालीन, अलग अलग लहर की तरह, और साथ ही एक, केवल एक वेगमयी लहर। उसी तरह एक हृदय कितनी भी भावनाएं, कितनी के प्रति प्यार, लगाव समाहित कर सकता है। प्यार मुझे पति से था, है, और इस समय प्रवाल से कितना सामीप्य, कितना आकर्षण, कितना लगाव महसूस हो रहा है। सच है, एक हृदय में कितनों के प्रति प्यार, कोमल भावनाएं समाहित रह सकती हैं। कभी कोई भावना या आकर्षण प्रबल हो जाता है तो यह नहीं है कि और भावनाएं थल में चली जाती हैं। उनमें कभी द्वंद्व या संघर्ष नहीं होता। यह नहीं कि मैं इस समय तुम्हें प्यार कर रही हूँ तो अन्य के प्रति भावनाओं या अपने गहन गूढ़ प्रेम के साथ अन्याय कर रही हूँ। दोनों की प्रति भावनाएं गट्टमट्ट हो जाती हैं। मैं उनमें कोई वैषम्य या द्वंद्व नहीं होता। अभी तुम यथार्थ, कभी वह था यथार्थ, अभी भी प्राण प्रिय, जो कुछ अब मुट्ठी राख बनकर भारत की ओर जा रही है। वह विमान कहाँ उड़ रहा होगा? अटलांटिक के ऊपर से उड़ता हुआ आइसलैंड, ग्रीनलैंड, उत्तरी नॉर्वे या फिनलैंड के घने जंगलों के ऊपर से रूस, कजाकिस्तान। कहाँ होंगे आप इस समय? और जहाँ भी होंगे मन में तोष होगा, क्योंकि आपकी प्रिया ने आप सब कुछ दिया। पर अब वह देगी जिसकी ललक लिए आप चले गए। उसे वह मिलेगा जो आप बहुत चाहते हुए भी ना दे सके। आप भले ही अवशेष के रूप में अभी इस पृथ्वी पर हैं, इसलिए यह शिशु तो आपकी हल्दीपुरी ही कहलाएगा। शायद अभी इसी समय बालाजी बिल्डर की बड़ी बड़ी मशीनें नवाबगढ़ी को ध्वस्त करने में लगी होंगी। जहाँ रहने वाली आत्माएं इधर उधर बिखर गई होंगी। वे छोटे छोटे दुकानदार भी अपना सामान उठाकर इधर उधर चले गए होंगे। कहाँ चली गई? कहीं नहीं। मैंने उन्हें देखा। कितना निकट था उनका चेहरा, अधमुखी आंखें, एक हल्की सी तोस भरी मुस्कुराहट। फर्श गड़ रहा होगा। नहीं, अब उठना चाहिए। क्यों, कुछ पीने को मन हो रहा है? प्यास लगी है? वह झट से उठ खड़े हुए और उधर चले गए जिधर गुसल खाना था। मैंने भी अपने को बटोरा संभाला। बाहर अब वो अंधेरा था, बस शीशे पर हवा के झोंकों की थप्पियां थी।
बाहर ऊपर नीचे दूर दूर तक बोस्टन शहर की ऊंची ऊंची इमारतें, ऐतिहासिक स्थल, समुद्र, सब पर बर्फ गिर रही होगी। पक्षी अपने अपने घोंसलों में दुबके बैठे होंगे। और हाँ, अब वो दिल्ली में नवाबगंज गुरुद्वारे में संगीत शुरू हो गया होगा। प्रवाल ने उठकर अलमारी खोली, थोड़ी देर खड़े खड़े देखते रहे, फिर अपने आप बोले, क्या पियेंगी, चाय या कॉफ़ी? मेरे पास कोन्याक है। उन्होंने बोतल निकाली। बोतल में करीब 1/3 रही होगी। नहीं, मैं उस ओर वापस नहीं सोचूंगी जहाँ हमने चांदी के गिलासों में शैंपेन पी थी। प्रवाल ने वही कॉफ़ी वाले मग निकाले और लाकर बोतल सहित मेज पर रख दी। कुर्सी आगे सरकाई। अब हम आमने सामने थे। आपका बाथरूम बहुत अद्भुत है, उनकी दृष्टि से बचने के लिए मैंने कहा। वह हंसने लगे। इस बिल्डिंग में एक समय बॉस्टन का प्रसिद्ध और विशिष्ट वेश्यालय था। हर मंजिल पर केवल 2 कमरे, जैसा कि यह, और साजे का बाथरूम। हर कमरे का अलग नंबर, इस ओर आने के लिए सीढ़ियाँ और उस ओर पुरानी जर्जर लिफ्ट। उन्होंने जम्भाई रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखा। यह अथीना की नानी का था, ग्रीक सुंदरी, शहर में विख्यात। उसके बाद उसकी माँ ने चलाया। अथीना तो कम उम्र में पैट्रिक के साथ भाग गई थी। उसके बाद बंद हो गया। मुझे विरासत में मिला। मुझे खुली छत के कमरे पसंद है तो यह मेरा डेरा बना। तभी मेरे मुंह से निकल गया। तभी क्या? उन्होंने पूछा। कुछ नहीं, मैंने बात बना दी। आप इस जगह कैसे आ टिके? सच कैसे कहती कि वेश्या का पति ही इतना पटु प्रेमी बन सकता है, या फिर वह जिसने अपने को एक संभोग प्रिय लंपट कहा था। मैंने एक लंबी सांस ली। उन्होंने बोतल उठाई और एक मग में डाल दी। कल दोपहर तक रास्ते खुलेंगे, मगर एयरपोर्ट में तो खचाखच भीड़ होगी। आज तो दोपहर के बाद कोई जहाज गया नहीं होगा। कल के जहाज में पहले से ही बुकिंग होगी। आज की यात्रियों को खाली सीटों का इंतजार करना पड़ेगा। आजकल खाली सीटें होती कहाँ हैं? मेरी नज़र बार बार उनके खुले सीने पर चली जाती। उनकी छाती घुघराले बालों से भरी हुई थी। मुझे ताज्जुब हुआ कि अभी कुछ सी देर पहले मेरा चेहरा इसी सीने से सटा हुआ था और मेरी सांसों में उनकी महक थी। वे कहते जा रहे थे, मेरा हक तो नहीं बनता, मगर कुछ दिन आपको रुकना पड़ेगा। आप चाहे तो होटल जा सकती हैं, कई दिन सीट मिलने में लगेंगे शायद। फिर वो एकाएक मुस्कुरा दिए। शायद आपको यहाँ रोकने के लिए किसी को घूस देना पड़े कि जहाज में जगह ही ना मिले। कब तक? मैंने पूछा। बरसों तक। बरसों तक? मैंने दोहराया। हमेशा के लिए नहीं। चाहूँगा तो यही कि हमेशा, मगर मेरा पलंग इतना छोटा है। अब हम दोनों पर मुस्कुराहट आ गई। आपको थोड़ा बड़ा पलंग रखना चाहिए था। मेरे अकेले के लिए काफ़ी था। मुझे क्या मालूम था कि एक दिन अचानक बर्फ भरी ठंडी रात में कोई और साझा करने आ जाएगा और आप उसे रोक लेंगे। चाहता तो यही हूँ, मगर क्या यह कोन्याक का नशा था जिसने मुझे इतना उद्यत और वाचाल बना दिया था? मगर कहने का अधिकार तो कब का खो बैठा हूँ। कुछ समय और घटनाओं के कारण, कुछ अपनी मूर्खता से वो चुप हो गए। तो आप मान रहे हैं कि आप सचमुच प्रवाल हैं, जो बरसों पहले यहाँ पढ़ने के लिए आए थे? प्रवाल को कोन्याक समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने मेरी ओर बोतल बढ़ाई। उसमें मुश्किल से 2 घूंट बची थी। एक के लायक ही। बस, मैंने कहा, और नहीं। उन्होंने बची खुची अपने मग में डाल ली, पर पी नहीं, वैसे ही अनछुई रखी रही। वह उठे, फिर जाकर फर्श पर लेट गए। मेरी ओर हाथ बढ़ाया। उसमें आह्वान था। मैं जाकर उनके पास लेट गई, पर सटकर नहीं। वो कहने लगे। उनकी आवाज़ मंद थी और उदास, एक फुसफुसाहट मात्र, जैसे कि किसी अंधेरी गली में रास्ता ढूंढ रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। अथीना ने मुझे जो कहानी बताई, उस पर मैंने विश्वास कर लिया था। मुझे उससे सहानुभूति थी। सारा जीवन वेश्या बनकर बिताने की बजाय वह कम उम्र में नाविक पैट्रिक के साथ भाग आई थी। वो बहुत उग्र स्वभाव का व्यक्ति निकला। मारना पीटना उसके लिए रोज की हरकत थी। अथीना ये सब सहती रही, जाती भी कहाँ। उसी वेश्यालय में उससे तो वह भाग कर आई थी। उसने भी मेरे साथ नाइंसाफी की, मेरा नया इतिहास गढ़कर अपनों से दूर कर दिया। जब वह समुद्र में डूबकर मर गई तो मेरे अंदर अपराध भावना तो थी ही, दुख भी था, पर मैं उससे बहुत क्रुद्ध भी था, क्योंकि उसके कारण मैं अपनों से बिछड़ गया था। मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि मेरे साथ हुआ क्या था। अचानक डॉक्टर हल्दीपुरी की डाक से पुलिंदा मिला। उन्होंने उस लड़की से ब्याह किया था जो मुझे अच्छी लगती थी। उसमें वह कागज़ थे, अखबार की कटिंग, मेरे दोस्त के बयान और वो सब सबूत जिनके अनुसार मैं प्रवाल श्रीवास्तव था। पर बरसों लकी शाह का व्यक्तित्व कैसे दूर कर दिया था। तुम्हारी तो आशा ही छोड़ दी थी। अथीना की मृत्यु के बाद गया तो था, पर तुम्हारा ब्याह हो चुका था। एकदम थकी हुई प्रेम मुग्ध थी तो क्या करता, लौट आया। सिर में चोट लगने के कारण मैं अपना तीर भूल चुका था।
अथीना की जीवन पद्धति मेरी बन गई थी। रात को जाकर समुद्र में जाल डालना, केकड़ों के लिए पिंजरे, फिर उनमें वापस जाकर निकालना, उन्हें बेचने के लिए तैयार करना। मुझे ये सब परिश्रम, रात को समुद्र की लहरों का गान अच्छा लगने लगा था। मेरा दुबला पतला शरीर भर गया, देख रही हूँ मांसपेशियाँ, पर कभी कभी मन बहुत अकला उठता था। मैं निद्राहीन सड़क पर मीलों दौड़ता रहता था और अथीना की वही कहानी, तुम जिप्सी हो, रोमनी हो, खाना बदोश हो, लड़ झगड़ कर देश छोड़कर चले आए हो, अब तुम मेरे हो, मेरे लकी शाह। और यह सब बरसों चलता रहा। मछली और झींगे और केकड़े पकड़ना, जाल डालना, जाल निकालना। फिर न जाने कैसे उस बांसुरी वाले कंसर्ट में चला गया। फ्री था, उसका पोस्टर देखा और बिना सोचे समझे पहुंच गया। वहां दिखी तुम, बड़ी अच्छी लगी। और तभी मम्मी जी ने कहा, दूल्हा बाबू प्रवाल। उस क्षण से शुरू हुई मेरी शांत बहती हुई जिंदगी में खलबली, उठा पटक, अस्पष्ट से चित्र, अजीब अजीब सपने, चेहरे जो अजनबी थे और पहचाने से भी। मैं विक्षिप्त सा हो गया और भी नहीं भी था। उस तुम सामने पड़ती तो अपने आप मुंह से निकलता। वह सुनकर मैं स्वयं हैरान हो जाता। तुम्हारा दायरा बहुत सीमित था। पटेल ब्रदर्स पर सब्जी भाजी, डोसा फैक्ट्री की जलेबी और डोसा। तुम्हारे बार बार वही सवाल पूछने पर बेतरह खीज और झुलाहट लगने लगती थी। पर तुम अच्छी लगती थी। तुम्हें निकट से जानना पहचानना चाहता था। पर मैं तो विवाहित था, अथीना का पति था। वो चुप हो गए, बहुत देर चुप रहे, इतनी देर कि मुझे लगा कि उन्हें नींद आ गई। फिर कहने लगे, अंधेरे में उसका स्वर बहुत उदास लग रहा था, जैसे वो अपने आप से बातें कर रहे हैं। अब नए नए प्रयोग हो रहे हैं। माना जा रहा है कि स्मृति विलुप्त नहीं होती, मस्तिष्क के किसी कोष्ठक में ऐसी दबी रहती है, उसे निकालना संभव होता है। किसी किसी को सफलता मिल जाती है। मैं इस बारे में बहुत सोचता हूँ, अभी निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। बाहरी साक्ष्य, मेरे फिंगरप्रिंट, परिवार की तस्वीरें, तुम धीरे धीरे मेरे अंदर की उस खाली जगह को भर रहे हैं। तुम 10 साल पहले क्या थी, यह जानकर क्या करना। अब जो हो, परिपक्व, आकर्षक मेरे लिए पर्याप्त है। और रहे मेरी स्मृति में जो बड़े बड़े छेद, उन्हें तुम ही भरोगी। और बचपन का याद करने का क्या प्रयोजन। मुझे अपने पेपर्स में एक 10-12 पृष्ठ की लिस्ट मिली थी, A to Z, हर चीज़ जो मेरे ब्याह में तुम्हारे डैडी मम्मी ने दी थी। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ कि मेरे माँ बाप ने इतना मोल लगाया था। उन्होंने एक लंबी आह भरी। एक लड़की पलंग पर सो रही थी, उसके गालों पर आंसू सूख लंबी लंबी श्वेत धारियां बन गए थे। क्या वह तुम थी? इतना रोई क्यों थी? केवल मानवीय संवेदना, अत्याचार के सामने अपनी टोटल हेल्पलेस है। उन्होंने मेरे गाल छुए, गीलापन अभी शेष था। पर यह तो प्यार है। हाँ, मैंने उन्हें बहुत प्यार किया था और करती हूँ और करती रहूंगी। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, चुप रहे। फिर अपने आप जैसे सुगत भाषण, स्मृति का चला जाना, खो जाना मालूम कैसा लगता है? जैसे तुम एकदम अंधकार में चले जा रहे हो, घटाटोप अंधकार। मालूम नहीं कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो। फिर चलते चलते एकाएक राह खत्म हो जाती है और तुम पैर बढ़ाते हो, पर वहाँ ठोस धरती नहीं है। तुम एक अंधे कुएं में गिरने लगते हो। बस अंधकार, कुछ सहारा ढूंढने को, हाथ बढ़ाओ तो बस चारों ओर शून्य। मैं उन दिनों एकदम बदहवास रहता था, एकदम बौखलाया, उसी अंधे कुएं में निरर्थक हाथ पैर मारता। लकी शाह के अलावा भी कुछ और हूँ, मगर क्या हूँ यह पकड़ में नहीं आता। अभी भी नहीं, मगर इस समय यहाँ सब कुछ ठीक, सब कुछ सही लग रहा है। मन में एक सुकून सा है, डर भी है। अभी सुबह होगी और तुम चली जाओगी, फिर कभी अलोप ना हो जाओ। अब इस बार पकड़ कर बांध कर रख लेना चाहता हूँ, पर मेरा कोई अधिकार भी तो नहीं है। अब हम दोनों चुप हैं। वह एक लंबी सांस लेते हैं। कितनी अपराध बोध के बोझ से दबा हुआ हूँ। अथीना की आत्महत्या, मेरी मृत्यु की खबर सुनकर परिवार पर क्या बीती होगी। उस 17-18 साल की मासूम सी पत्नी, उसके माता पिता जिन्होंने दहेज से घर पाट दिया था, ढूंढता हुआ गया था। मगर वो लड़की जो कभी मेरी पत्नी रही होगी, इन सालों में कितनी बदल गई थी। बैठी थी सामने सुहागन बनी, अपने पति की प्रेम वर्षा से सराबोर। लौट आया, पर भटकन समाप्त नहीं हुई। शायद वह दर्द की काट थी जिसके कारण मेरा लेखन एक दूसरे ही स्तर पर पहुंच गया। कविताएं छपने लगीं प्रसिद्ध पत्रिकाओं में। भेजते समय समझ नहीं आया कि क्या नाम दूं, लकी शाह या प्रवाल। वो चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बोले, बस रहने लगा यहाँ इसी कमरे में, पहले किराएदार के पीछे छूटे हुए सामान के साथ। मैंने पूछना चाहा अब, पर अवरुद्ध कंठ के कारण स्वर नहीं फूटा। थोड़ी देर हम दोनों चुप रहे। बाहर बर्फ दरवाजों के बंद शीशों से गिरकर रगड़ कर
कर रही थी। वृक्ष चुप खड़े होंगे। फिर उन्होंने स्वयं ही सूत्र पकड़ा। अथीना से मैं बार बार पूछता और वही जवाब मिलता। एक दिन बोली, वो लड़की कौन है? कौन सी लड़की? वही जो अपने को तुम्हारी पत्नी कहती है। मैं बहुत दिनों तक ये बात मन में लोटता पोड़ता रहा। विचार मुझे अच्छा लगा। सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगा। तब मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन हम और तुम आमने सामने बैठे होंगे और साथ साथ कॉन्याक पियेंगे। अभी भी पूरा पूरा भरोसा नहीं होता कि मैं प्रवाल हो सकता हूँ। लकीसा और प्रवाल दोनों एक दूसरे में समाहित अभिन्न। जो आपने अथीना के साथ समय बिताया वह भी तो जीवन का सत्य है और रहेगा। हाँ, हमेशा समुद्र का आह्वान, समुद्र की लहरों का संगीत, जैसे वो सारी रात बोलते रहेंगे। न जाने कितने बरसों का भार उठाए उठाए भटक रहे होंगे। स्मृति और भूल जाने की स्थिति, कुछ अस्पष्ट आदों की अनिश्चितता कि यह सच है या स्वप्न या केवल परिकल्पना। कितना द्वंद्वमय रहा होगा इस व्यक्ति का जीवन। अब मुझे मौन रहकर सुनना ही चाहिए। वह सब जो इनके अंदर परत दर परत बरसों से दफन रहा है, अब धीरे धीरे रिस रहा है। जब मैं होश में आया तो मैं मेन प्रदेश के एक छोटे से अस्पताल में था। डॉक्टर ने मुझसे अंग्रेजी में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आज कौन सा वर्ष चल रहा है? हमारे राष्ट्रपति का क्या नाम है? मैंने अंग्रेजी में ही जवाब दे दिया होगा। यदि किसी ने हिंदी में पूछा होता तो शायद मैं हिंदी में जवाब देता। शायद वह अवचेतन से नाम उभरा आता। तभी अथीना ने मेरा एक नया इतिहास गढ़ दिया। मेरा नाम लकी था। मैं जिप्सी था। मेरे देश या परिवार का मुझे कुछ पता नहीं। मैं उसके और उसके पति की नाव पर मछुआरों की नौकरी करता हूँ और उसका बॉयफ्रेंड हूँ। वह कुछ देर चुप रहे। वह मेन प्रदेश के समुद्र तट पर स्थित एक छोटा सा क्लिनिक था। छोटे से शहर का अकेला डॉक्टर उसे चलाता था। जब माथे की चोट ठीक हो गई तब उसने मुझे स्मृति वापस लाने के लिए बड़े अस्पताल ले जाने को कहा। पर अथीना वही बता रही थी जो वह चाहती थी। मुझे कभी कभी बड़ी बेचैनी, बड़ी छटपटाहट होती। मेरे सपने बड़े गड्ढमट्ट, बड़े अजीब से हुआ करते थे। जब पैट्रिक शाह के मरने की खबर आई तो वह सब बेच बाच कर मुझे बॉस्टन ले आई। वह अब पूर्णतः आश्वस्त थी कि मुझे कोई नहीं जानता। मेरा कोट उसने उतार कर पानी में फेंक दिया था। उसी की बिना पर मैं मृत घोषित कर दिया गया और तुम सब ने स्वीकार भी कर लिया। भारत से कौन आता पता करने। वह एक दिन बाद मेरे फ्लैट पर जाकर मेरा सामान भी ले आई। फिर एक दिन तुम मिल गई। उन दिनों मेरा अजीब हाल था। अथीना अब मुझे बांध नहीं पाती थी। वह डरने लगी थी। वह दिनों मैंने एक स्कूल में अंग्रेजी टीचर की जगह का विज्ञापन देखा। जिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती थी उन्हें बेसिक अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूल में मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे रख लिया। बच्चे थे चीनी, कोरियन, मैक्सिकन और इक्का दुक्का भारतीय। मैं उन्हें पढ़ाने लगा। वो सब बड़ी सहजता से आ गया। तब मुझे याद नहीं था कि यह सब मेरी विशेषता थी। फिर स्कूल से निकलते वक्त मैंने एक आवाज़ सुनी। एक स्त्री कह रही थी, संभल कर चल, गिर जाओगे तो चोट लग जाएगी। और मुझे हर शब्द समझ में आ गया। अगले दिन मैंने पूछा, तुम घर में कौन सी भाषा बोलते हो? हिंदी, उसने कहा। तो तुम मुझसे हिंदी में बात करोगे? वह अचरज से मुझे देखता रह गया। मुझे भी अचरज होता था कि मुझे ये भाषा कहाँ से आ रही है, पर मैंने कुछ नहीं किया। तुम बार बार पूछती थी कि क्या मैं प्रवाल हूँ। मुझे चिढ़ लगती क्योंकि मैं अपने को केवल लकीसा के रूप में जानता था। मुझे मालूम नहीं मैं क्यों तुमसे अटपटी बातें करता था। मुझे लगने लगा कि मुझे कुछ करना होगा, पर क्या, यह मैं नहीं समझ पाता था। फिर एक दिन तुम्हारी मम्मी संतूर कंसर्ट में मिली। उन्होंने बताया कि तुम वापस भारत चली गई हो और जल्दी ही तुम्हारा ब्याह होने वाला है।